हेलो एवरीवन, आई होप बच्चों आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 2 पर और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 7। हमने बच्चों कंटिन्यू किया हुआ है वेक्टर्स को। हमारा इस चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ वेक्टर्स। और वेक्टर्स में बच्चों हम लोगों ने डेफिनेशन से लेके वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स को अभी तक स्टडी कर लिया है। तो आप लोगों के बच्चों मैसेजेस जो है वो मिलते हैं मुझे, जिसमें आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन मैसेजेस को मैं आपको रिप्लाई करता हूं। जिसमें डिटेल्ड रिप्लाई वाला अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें मुझे फील हो कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा जेनेरिक है और इसमें डिटेल जो है वो रिक्वायर है, तो उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो भी बनाई जा सकती है, जैसा कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने किया था। अदरवाइज़ अगर एक माइनर लेवल के क्वेश्चंस हों तो उसको फिर बच्चों मैं आप लोगों को पर्सनल रिप्लाई जो है वो दे देता हूँ। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये जो है वो सिलसिला बनाया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने लेक्चर 6 जो है सब लोगों ने अभी तक जो है वो स्टडी कर लिए हैं और आप लोग इस एक सीक्वेंस के साथ आपने ये सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं तो आई एम हैप्पी कि आप लोग जो है वो कंटिन्यू है मेरे साथ इस चैप्टर को और इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए। तो आज बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 7 और आज का बच्चों हमारा टॉपिक जो है वो भी एक शॉर्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में फिर हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, और वो हैं बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो शॉर्ट लेक्चर है बच्चों आज का और एक सीक्वेंस के साथ। तो ये आज के लेक्चर में ये वाले टॉपिक्स जो है, ये वाली डेफिनेशंस जो है वो हम कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक साथ रखें और नोट्स बनाने के लिए रेडी हों। साथ साथ नोट्स भी बनाएं, अहम पॉइंट्स भी लिखें, ताकि आप लोगों की इस लेक्चर की प्रेपरेशन अच्छी हो। ठीक है बच्चों, तो पहली हेडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यहाँ से शुरू करते हैं। तो कंपोनेंट या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखें पहले फर्स्ट डेफिनेशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो इसको डिफाइन करते हैं जो अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, ये इसमें लिखते हैं अफेक्टिव value of a vector in a given direction is known as component of a vector। ठीक है बच्चों, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर या अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ गिवन वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ नोन एज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इस बच्चों डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल बच्चों ये है कि हमारे पास एक मैस है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक मैस है m। ये हमारे पास एक प्लेन है जिस पर हमने इस मैस को रखा है, और बच्चों इस मैस के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने इस एरो से शो किया। तो इस मैस के ऊपर बच्चों ये जो फोर्स लगेगी F, इस फोर्स की वजह से, और मतलब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं F, इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इनफ टू मूव द मैस। मतलब कम नहीं है, इतनी कम नहीं है कि मैस पे मूव ही ना करे। इट इज़ अंडरस्टूड कि ये फोर्स इतनी ज़्यादा है कि जिससे ये मैस मूव करता है। अब ये जो मैस है ये जो मूव करता है अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स है F, ये जब इस मैस के ऊपर लगी तो एक्चुअली इस फोर्स का जो इफेक्टिव पार्ट है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल मैग्नीट्यूड। मतलब फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 100 न्यूटन, एक नंबर ले लेते हैं। और जब ये फोर्स 100 न्यूटन फोर्स इस मैस के ऊपर अप्लाई होती है और उसके नतीजे में ये मैस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल ये जो 100 न्यूटन है ये फोर्स एक्ट नहीं करती, राइट। यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज़ नॉट 100 न्यूटन। मतलब जब ये मैस अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो इस मैस में कितनी एक्सेलेरेशन आती है, कितनी इसकी स्पीड होगी, कितना ये डिस्टेंस कवर होगा, उसके लिए हम कभी भी 100 न्यूटन फोर्स नहीं लेंगे। ठीक है, 100 न्यूटन इज़ नॉट अलोंग हॉरिजॉन्टल। 100 न्यूटन तो इस तरफ लग रही है जिसका कुछ एंगल बनता है यहाँ पे थीटा, राइट।
लेकिन इस तरफ जो जब ये मास मूव करता है तो इस तरफ इसकी कितना डिस्टेंस मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी बनेगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, वो 100 न्यूटन से कैलकुलेट नहीं होगा। वो कैलकुलेट होगा फोर्स की एक डिफरेंट वैल्यू से। वो जो फोर्स की वैल्यू होगी जो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगी, दैट वैल्यू विल बी द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अलोंग हॉरिजॉन्टल या अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, लेट्स से दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस समथिंग। तो बच्चों दैट वैल्यू which is along x axis due to which this mass is moving along x axis will be the effective value of the force along x axis। और उस effective value को यहाँ पे बच्चों हम नाम देंगे कि that is actually component of force along x axis, right? और बिल्कुल इसी तरह से बच्चों अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ इस तरह से होता कि कुछ ऐसा सिस्टम होता, लेट्स से कि अगर इस फोर्स की वैल्यू या इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जो इस तरह से है कि अगर इस फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती है, थोड़ा सा वर्टिकल हो जाती है, और ये जो मास है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है उसकी बजाय अब ये मास जो है ये मूव करना शुरू कर देता है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मूव करना शुरू कर देता है तो बच्चों उस वक़्त हम कहेंगे कि अब फिर हम देखेंगे कि इस फोर्स का वो कितना पार्ट है, वो कितनी वैल्यू है जो कि एक्ट कर रही है इस मास पे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो दैट विल बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, और उसमें जो भी उसका नंबर बनेगा, वैल्यू बनेगी फोर्स की, दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग वर्टिकल। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट जो है वो बच्चों बेसिकली किसी वेक्टर का वो पार्ट है, वो इफेक्टिव पार्ट है जो कि किसी भी गिवन डायरेक्शन में उसको लिया जा सकता है, और वो उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू होती है उस गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बच्चों हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम जो फार्मूला है वो भी आज पढ़ेंगे कि किस तरह से इस कंपोनेंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे ये शामिल है। तो फिलहाल बच्चों ये डेफिनेशन के इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ नोन एज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, राइट। नेक्स्ट बच्चों इसमें आप लिखें, पॉइंट लिखें इसमें या नोट बना लें कि नोट बच्चों इसमें एक दो पॉइंट हम लिखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर can be thought of reverse of addition of vectors। ये भी पॉइंट लिखे हैं आप लोग। पहला पॉइंट, तो किसी वेक्टर की जो कंपोनेंट्स हैं उसको बच्चों रिवर्स हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर का जो है रिवर्स हम ले सकते हैं। मसलन बच्चों अगर इस पॉइंट को हम समझें तो जैसे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं। मसलन बच्चों अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स में लूँ, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इस तरह से बच्चों एक वेक्टर जो है वो सी है। तीनों को हेड टू टेल रूल हमने जोड़ दिया और तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बना आर। तो यहाँ पे बच्चों अब इसको दो तरह से हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें तो इनका जो एडिशन है वो आर बनता है, और अगर इसका रिवर्स हम देखें तो वो बच्चों ये है कि आर वेक्टर जो है उसके तीन पार्ट्स हैं, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, जिनको सम करें तो वेक्टर आर जो है वो बनता है। इस तरह से हम ले सकते हैं, इस तरह से इसको भी। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन बी थॉट ऑफ रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मसलन इसमें ये भी एग्जांपल दो की भी हो सकती है। ये जो हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास एक वेक्टर बी है, तो दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट आ गया आर। तो ए प्लस बी वेक्टर इज़ रिजल्टेंट आर। एडिशन की ए और बी की तो आर आया। इस तरह आर के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो वो ए और बी आएंगे। तो इस तरह से बच्चों जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है दैट इज़ एक्चुअली रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि चूँकि अब इस यहाँ पे आप देखें कि मैंने आपको लाइन ये लिखवाई भी थी एडिशन में कि वी कैन ऐड इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स हैं, तीन हैं, तो कोई पूछता है कि हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो वी कैन ऐड सो मैनी वेक्टर्स। इन फैक्ट वी कैन ऐड इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स टू गेट द रिजल्टेंट। तो इसका मतलब फिर ये भी हुआ
अगर इन्फिनिट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं तो फिर किसी वेक्टर के इन्फिनिट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो हम ये लाइन लिखते हैं, अ वेक्टर कैन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू में, ये किसी जगह, ये वैसे आपको पता हो कि किसी वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या मतलब ये पूछा जाता है कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो वो जो वी कैन डिवाइड और वी कैन स्प्लिट अ वेक्टर इनटू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इन्फिनिट कंपोनेंट्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन और ये दो नोट्स जो है वो याद रखें। नेक्स्ट बच्चों अब हम ये चलते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि वैसे तो इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है ये कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स हैं किसी वेक्टर्स के, जिनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी आप कह लें कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे आउट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसको नोट करें, इसको मैं रेज करता हूँ। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग जो है वो हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जी बच्चों, नेक्स्ट आप लिखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये बच्चों आउट ऑफ इन्फिनिट कंपोनेंट्स, हम ये लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। डेफिनेशन लिखें, कंपोनेंट्स ऑफ a vector which are mutually perpendicular to each other। ठीक है, are called rectangular components of a vector। ठीक है, किसी वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, उनके दरमियान 90 एंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसा कि बच्चों ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर जो है ये बी है और ये इनका रिजल्टेंट है वेक्टर आर, दोनों के बीच में एंगल जो है वो लेस देन 90 है, तो ये ए और बी कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिर्फ वो होंगे, उनको लेंगे जो बच्चों जिनके दरमियान होगा, जिसको हम कहेंगे विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें बच्चों हमारे पास दो केसेस हैं। एक बच्चों ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन ये हम लेंगे, और दूसरा बच्चों हम लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेस। ये दो केसेस हैं, मतलब इसको टू केसेस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। ठीक, तो इन अ प्लेन भी हम इसको स्टडी करेंगे और इन अ स्पेस जो है वो भी इसको हम स्टडी करेंगे। या बच्चों इन अ प्लेन जो है इसको हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशन में, और इन अ स्पेस जो है दैट इज़ 3 डायमेंशन। इसमें जो हम देखते हैं पहले केस में, एक तरह से पहला केस जो है ये हम बना लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, या इसको लिखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ a vector in a plane। ठीक है, अगर हम कोई प्लेन लें तो उसमें जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से बनेंगे। प्लेन से मुराद जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, लेट्स से दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है, इसको जो हम लोग कहेंगे दिस इज़ एन एक्स वाई प्लेन। अब जो इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर है, और उस वेक्टर का नाम हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये एक वेक्टर ए है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो एक वेक्टर जो है ये ए है, वेक्टर ए, लेट्स से चले यहाँ तक वेक्टर ए। इस वेक्टर ए की कुछ मैग्नीट्यूड है जो कि इसकी लेंथ से देखेंगे, और कुछ बच्चों इस वेक्टर ए की डायरेक्शन है जिसको इस एंगल थीटा से देखेंगे। अब जो इस वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन सकते हैं, मतलब कि इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट ऐसे बन सकते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। उसका तरीकाकार बच्चों ये है कि हम इस वेक्टर के हेड से लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये लाइन,
और एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे इस वेक्टर ए के हेड से वाई एक्सिस पे, वो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे दूसरी वाई एक्सिस पे। फिर बच्चों इसको नाम दे दें, जैसे ये ओ है और ये एम है, फ़र्ज़ कीजिए ये पॉइंट एम है, ये पी है और ये एन है। तो बच्चों ओ से लेके एम तक ये एक कंपोनेंट बनेगा इस वेक्टर का, और इसको हम नाम देंगे ए एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। और दूसरा बच्चों ओ से लेके एन तक हम एक वेक्टर बना लेंगे और इसको हम नाम देंगे दिस इज़ ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। ए इसलिए चूँकि ये ए के कंपोनेंट हैं, ए वेक्टर है ये वाला, और एक्स और वाई इसलिए कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो यहाँ बच्चों ये जो ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर हैं, ये दोनों वैक्टर्स जो हैं ये ऐसे वैक्टर हैं जिनको आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैक्टर्स जो हैं इनके दरमियान एंगल 90 है, ठीक है। दोनों वैक्टर्स जो हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मसलन इस तरह से कि एक वेक्टर जो है ये हॉरिजॉन्टल विच इज़ ए एक्स और एक वेक्टर परपेंडिकुलर विच इज़ ए वाई वर्टिकल, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो बच्चों ए एक्स और ए वाई ये दोनों कंपोनेंट हैं किसके, ए वेक्टर के। तो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके दरमियान एंगल 90 है, तो उस बच्चों कंपोनेंट को जो आपस में जिनका एंगल 90 हो, उन कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। तो प्लेन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये दो होंगे, राइट। किसी भी प्लेन में एक्स वाई प्लेन है, वाई जी या जी एक्स प्लेन लेते तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब जो इसकी वैल्यू अगर हमने लिखनी हो दोनों की कंपोनेंट्स की, ए एक्स की या ए वाई की, तो इसकी अगर हम वैल्यूज़ की तरफ आएँ तो इसमें जो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, तो यहाँ से बच्चों ये जो कंपोनेंट है ओ से लेके एम तक, ये कंपोनेंट हो गया ए एक्स कंपोनेंट, और एम से लेके पी तक जो बना ये बच्चों हो गया ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें ये भी याद रखें बच्चों कि ओ से लेके एन तक जो है वो एम से लेके पी तक कंपोनेंट के इक्वल होगा, राइट। इक्वल वेक्टर्स हमने पढ़ा था, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ओ से एन तक जो वेक्टर है ये ए वाई है, तो एम से पी तक जो है ये इसके इक्वल वेक्टर है ए वाई, हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो ए एक्स और ये वेक्टर बन गया ए वाई। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं बच्चों यूजिंग हेड टू टेल रूल, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, ठीक है। ए एक्स वैक्टर को अगर यहाँ से हम देखें तो ओ एम या ए एक्स वैक्टर बन गया, ए वैक्टर इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि ये हेड टू टेल रूल है, वेक्टर एडिशन, तो ए वाई। अब जो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो उस केस में अगर हम ए वेक्टर लिखें तो ए एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए एक्स और उसकी डायरेक्शन आई है, प्लस इसके साथ हम लिखेंगे कि जो ए वाई वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए वाई और उसकी डायरेक्शन जे है। तो ए वेक्टर जो है उसको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई में इस तरह से लिख सकते हैं। सो ए वेक्टर इज़ इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। तो इसके बाद जो ये है कि हम इसकी जो ए एक्स और ए वाई है, जो ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी हम लोग बच्चों फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसमें जो ये है कि हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, और ये ट्रायंगल जो है दैट इज़ ओ एम पी, इसमें ये ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का और ओ एम जो है दैट इज़ ए एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स, और ए वाई जो है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई, और यहाँ पे जो है द एंगल थीटा है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इस ट्रायंगल से हम लोग जो ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो पहले ए एक्स की, तो ए एक्स ओवर ए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए एक्स ओवर ए वैल्यू दैट इज़ इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ये भी जो थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 है, यहाँ बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस ओवर ये आ जाएगा बच्चों बेस ओवर हाइपोटेनस, सो दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो हम लिख सकते हैं कि जो ए एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो हम लोग यूज़ करते हैं ए वाई को,
तो इस तरफ आए जो ट्रायंगल में अगर ए वाई को देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ए कोई हाइपोटेनस है, तो हम लिख सकते हैं कि ए वाई अपॉन ए दैट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ ट्रायंगल ओवर हाइपोटेनस। तो ये जो रेशो है दैट इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ए वाई ओवर ए जो है दैट इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा। सो ए वाई इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हम ए वाई कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। तो ए वाई इज़ इक्वल टू ए ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो ये वैल्यूज़ बच्चों यहाँ लगा दें तो ए वेक्टर जो है ये हमारे पास आएगा ए ऑफ कॉज ऑफ थीटा इंटू आई प्लस ए ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू जे। तो ये जो हमारे पास जो वेक्टर ए है उसकी कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे तो ये है जो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो ए एक्स की वैल्यू जो है वो ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। तो ए के दो कंपोनेंट मतलब कि जो एक एक्स वाई प्लेन में हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बच्चों इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में जो इसी को मैं अरेज करता हूँ, इस वैल्यू को आप लोग नोट कर लें। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक फ़ोर्स जो है वही वाली एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए जो कि हमारे पास यहाँ पर कोई मैस है, यहाँ पर कोई मैस पड़ा हुआ है और इस मैस पे जो फोर्स जो है F लगी और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन और यहाँ पे इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स फाइंड करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे इस फोर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो बच्चों एफ एक्स कंपोनेंट और दूसरा हम बना लेंगे एफ वाई कंपोनेंट। ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये एक्स है साइड और ये वाई। तो एफ वेक्टर विल बी एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर और एफ वेक्टर होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, या आप जो यूँ कह लें कि एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ कॉस थीटा आई और एफ वाई को लिख सकते हैं एफ ऑफ साइन थीटा जे। अब जो एफ ऑफ कॉस थीटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 100 टाइम्स कॉस ऑफ 60 इंटू आई और ये होगा 100 टाइम्स साइन ऑफ 60 इंटू जे। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो 100 टाइम्स कॉस 60 विल बी 50, राइट, 50 आई क्योंकि कॉस 60 1/2, 100 टाइम्स साइन 60 तो दिस विल बी 50 √3 टाइम्स जे। तो इस तरह से जो इसकी 100 न्यूटन फोर्स है 60 डिग्री पे लगेगी, तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल इसका मैग्नीट्यूड होगा 50 न्यूटन और अलॉन्ग वर्टिकल इसका मैग्नीट्यूड होगा 50 × √3 न्यूटन। तो जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कंपोनेंट की एक एग्जांपल दी थी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन से, तो वहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगी दैट विल बी 50 और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगी दैट विल बी 50 √3, जो भी इसकी वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से बच्चों हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से डिफरेंट जो है एग्जांपल्स अगर लिख दूँ आप लोगों को, तो ये भी आपने याद रखना है कि बच्चों कभी भी इस तरह से कोई वेक्टर लिखा हो, मतलब बच्चों कोई वेक्टर ए है वो लिखा है 5i + 6j, तो इसका मतलब ये बच्चों किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है एक प्लेन में, और यहाँ से आप प्लेन भी बता सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, आई और जे है। इस तरह बच्चों प्लेन चेंज भी हो सकते हैं, वाई जी प्लेन भी हो सकते हैं। अगर बच्चों वाई जी प्लेन हो तो फिर ए वेक्टर को आप लोग लिख सकते हैं 5j + 6k, और इस तरह बच्चों जी एक्स प्लेन हो या एक्स जी प्लेन हो तो ए वेक्टर को लिखा जा सकता है जैसे 5i + 6k। तो जो एक्स जी एक्स है तो आई और के यूज़ होंगे, वाई जी है तो जे और के, इस तरह से डिफरेंट हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आप ये याद रखिए कि ये किसी भी प्लेन के किसी भी क्वाड्रेंट में इनको लिखा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और उसमें बच्चों साइन जो है वो आपने याद रखना है, साइन कन्वेंशन के साइंस जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइन डिफरेंट जो है यूज़ करेंगे। मसलन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव
सेकंड में नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे बच्चों चेंज हो जाएंगे। मसलन यहाँ पे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो आई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। इस तरफ जो थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव कंपोनेंट जो है ये हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेस। तो स्पेस में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए इट मींस कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है ये तीनों आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से एक स्पेस जो है बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं और इसमें बच्चों इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट करें बच्चों, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं और ये लेट से बच्चों इस तरफ जो है ले लेते हैं और ये तो इस तरफ बच्चों हम एक्स ले लेते हैं लेट से, और इस तरफ हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं और इस तरफ हम लोग जी एक्सिस ले लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों एक वेक्टर जो है वो हम ले लेते हैं वेक्टर ओ से लेके पी तक, और ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें जो एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है और जी भी है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन सिंपली जो है कुछ बातें जो है वो मैं लिख देता हूँ। वो ये बच्चों कि जब हम इस तरह किसी वेक्टर को लिखेंगे, मसलन ये वाला वेक्टर ए होगा, तो बच्चों इस वेक्टर ए का जो 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा बच्चों एक्स एक्सिस पे जिसको ए एक्स कंपोनेंट कहेंगे, एक बच्चों वाई एक्सिस पे बनेगा उसको ए वाई कंपोनेंट कहेंगे, और एक बच्चों इसका कंपोनेंट जो है वो अलोंग जी एक्सिस बनेगा जिसको ए जी कहेंगे। उस केस में बच्चों वेक्टर ए को तीनों कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, और उसमें बच्चों ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स उसकी डायरेक्शन आई, ए वाई का मैग्नीट्यूड ए वाई डायरेक्शन जे, और ए जी का मैग्नीट्यूड ए जी और डायरेक्शन के। तो स्पेस में बच्चों सिंपल ये है कि आई जे एंड के तीनों कंपोनेंट्स जो है वो आएंगे। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि ये वेक्टर ए जो है ये स्पेस में है। ठीक है, इस तरह से बच्चों वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स वगैरह फाइंड किए जा सकते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको लिख सकते हैं कि जो ए एक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू ए कॉज अल्फ़ा, ए वाई जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ बीटा, और ए जी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ गैमा। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एज इट इज़ आपने याद रखना है। ठीक है, कि किसी वेक्टर ए को जब स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो उसके 3 कंपोनेंट्स जो है वो लिखे जाएंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जी। तो एग्ज़ाम्पल अगर बच्चों इसकी लिखें तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये वेक्टर ए है, तो इसको आप लिख रहे हैं बच्चों 4i प्लस 3j प्लस 6k, यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये इसका 3 कंपोनेंट्स और तीनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस जो हैं वो हमें क्लियर हैं। ठीक है बच्चों, तो इनमें बच्चों साइन डिफरेंट भी हो सकते हैं, साइन नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट या किस डायमेंशन में है, उसके अकॉर्डिंग इनके साइंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। वेक्टर ए जो है वो 4i माइनस 3j माइनस 4k भी हो सकता है, तो साइंस भी इस तरह से चेंज हो सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये है लेक्चर बच्चों हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और उसमें फिर स्पेशल टाइप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, और फिर प्लेन में क्या होते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्पेस में क्या होते हैं, किस तरह से लिखे होंगे, किस तरह से हम पहचानेंगे, वो आपके सामने। प्लेन में दो जो है वो पार्ट्स कंपोनेंट्स होंगे, स्पेस में 3। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप बच्चों कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा कन्वीनियंट, इजी है और आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं, वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ऑलराइट बच्चों, अच्छा सा पढ़ते रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए बच्चों सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से नोट करें और सारे लेक्चर्स प्रिपेयर रखें। सी यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।